पीरियोडिक टेबल में आते इतने सारे एलिमेंट्स के अंदर से एक बड़ा ही पॉपुलर एलिमेंट कार्बन और उसी एलिमेंट से बनने वाले बहुत से अलग अलग कंपाउंड्स, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर। चैप्टर में आते सभी टॉपिक्स का एक क्विक प्रीव्यू लें तो पहला टॉपिक कंपाउंड्स एंड देयर वेरियस टाइप्स बात करता है कई सारे अलग अलग नेम्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टॉपिक पूरे चैप्टर का एक बेस बनाता है। इसके बाद चलते हैं हम जब सेकंड टॉपिक पे, यूपैक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन के दो अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स, हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप्स, इनकी जो पूरी नेमिंग का सिस्टम है यूपैक नेमिंग, उसकी सारी डिटेल्स को कवर करता है ये टॉपिक। काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। इसके बाद जब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे तो ये दो हिस्सों में कवर होता है। पहला पार्ट है कैटिनेशन, कार्बन की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बेस प्रॉपर्टी। और सेकंड पार्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड बात करता है ये तीसरा टॉपिक। इसके बाद जब हम फोर्थ टॉपिक पे जाते हैं तो यहाँ पे कार्बन के अगेन दो अलग कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बात होती है, और सोप यानी कि साबुन की जो वर्किंग है पूरी उसके बारे में बात होती है। ऑल्सो इस टॉपिक में दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं हर साल, एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन, ये भी कवर होती हैं। और फिर फाइनली चैप्टर क्लोज होता है फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक, एलोट्रोपी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कार्बन एलोट्रोप्स के साथ। एलोट्रोपी अगेन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन जो है वो कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम सीखते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, कंपाउंड्स एंड देयर वेरियस टाइप्स के साथ। इस टॉपिक में हम बहुत से अलग अलग वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले ये ध्यान करें कि कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ एनी सब्सटेंस हुज रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जिन चीज़ों से बनता है उनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि वाटर की बात करें तो वो बनता है H और O से, जिसके रेशियो क्या है 2:1। यही बात और कंपाउंड के एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। NaCl एक कंपाउंड है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या है 1:1, एक एटम Na का और एक एटम Cl का। इसके बाद अगले दो वर्ड्स आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड होगा तो वो इन दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। जहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें आते एटम्स के बीच में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपको ध्यान हो तो ये वो बॉन्डिंग थी जिसमें एटम्स में शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि H2O का एग्जाम्पल या फिर CO2 का एग्जाम्पल। H2O में H के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीजन के साथ उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। वहीं पे एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता था। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है CO2। ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। दूसरी तरफ चलें तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे हो गए, जिसके एटम्स के बीच में होती है आयनिक बॉन्डिंग। इसका ध्यान करो तो ये वो बॉन्डिंग थी जिसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, वो ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को लें, सोडियम क्लोराइड, तो वहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था 11, क्लोरीन का कितना था 17। तो वहाँ पे शेल्स को कंप्लीट करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता था क्लोरीन को और इसके बाद Na+ और Cl- बन जाते थे, जिससे आयनिक बॉन्डिंग हो जाती थी। बिल्कुल यही चीज़ प्रेजेंट होती है सारे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। कुछ और एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाता है CaSO4 या फिर MgSO4। ये हो जाती है कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की बात कंप्लीट। इसके बाद अगले वर्ड्स पे चलें तो नेक्स्ट टू वर्ड्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी बात करें तो जैसे पिछली बार हमने किसी भी कंपाउंड को कौन सी दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में पुट किया था, या तो आयनिक कंपाउंड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड, बिल्कुल उसी तरह से ये भी दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें हम उन्हीं कंपाउंड्स को पुट कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो हम कंपाउंड को देख रहे हैं वो किसी और रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और वो चीज़ ये है कि हम ये देख रहे हैं कि वो कंपाउंड बनता कौन से एलिमेंट से है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बनता है मेनली तो कार्बन एलिमेंट से, और फिर उसमें H, N और O यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे CH4 मीथेन, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या NO2 या H2O, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरी तरफ चले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये कोई भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हो सकता है, बट इनके अलावा कोई भी और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि सल्फर हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनमें से भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी सॉल्ट हैं
NaCl, K2SO4, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एट द सेम टाइम जितने भी बेसेस हैं CaOH होल ट्वाइस, Na2O, K2O या फिर कोई भी और बेस, ये भी सब एग्जाम्पल होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो अब तक हमने क्या सीख लिया? इस टॉपिक में आते 5 वर्ड्स हमने सीख लिए। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये सीख लिया, और फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी सीख लिया। अब बात को आगे बढ़ाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम फर्दर जाएं तो यहाँ पे एक छोटी सब कैटेगरी आती है जिसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब सब कैटेगरी का मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक छोटा हिस्सा है, विच मीन्स कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? नहीं, बट इसका ऑपोजिट ट्रू है। सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन सोचें तो इसके नाम में ही पूरी डिटेल है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कौन सी चीज़ों से बनते हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट से। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि सिर्फ C और H एटम से ही बनते हैं ये। हाइड्रोकार्बन्स को अब सीख लेने के बाद अब बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कार्बन एलिमेंट को अच्छे से समझना बड़ा ज़रूरी है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर हम बनाएं तो क्या होगा? 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स कि इसके शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4 और आ सकते हैं, तो वैलेंसी इसकी हो गई 4। दिस बेसिकली मीन्स कि इसको अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये हो गई पहली बात कार्बन के नेचर के बारे में। अब अगर इसी एक कार्बन एटम से हम यहाँ पे बनाना चाहें हाइड्रोकार्बन तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स आ सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, उसके आउटरमोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्योंकि अपना शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स। चारों हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके अपना शेल कर लेंगे कंप्लीट। इस तरह से बन गया कंपाउंड CH4। ये हो गया हमारा पहला हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये सीखो कि कार्बन में एक बड़ी ही कमाल की एबिलिटी होती है जिसमें वो चेन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें इस कार्बन में से तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे खाली रह जाएगा, और यहीं पे अगर हम ले आए एक और कार्बन एटम तो वो किस तरह से कंबाइन करेगा? सबसे पहले तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये जो हमारा कार्बन एटम है जिस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, इस पे अगेन हाइड्रोजन एटम्स कितने आ सकते हैं? बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे आ जाएंगे 3 और हाइड्रोजन एटम्स, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से। नाम इसका क्या हो जाएगा? टोटल करके देख लो, C2 और H6। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का। बिल्कुल इसी तरह से हम बात को कंटिन्यू करते चले जा सकते हैं और यहाँ पे एक एक कार्बन यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो कार्बन के कंपाउंड्स में होती है कि वो चेन बनाने की काबिलियत रखता है। कैटेगरी इस तरह के कंपाउंड्स की समझ लो, जिन भी कार्बन के कंपाउंड्स में C का जो बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड, उनको कहा जाता है एल्केन्स। इसके बाद दूसरे तरह के हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें C यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल नहीं बल्कि होता है डबल बॉन्ड। और ये कब पॉसिबल होगा? अगर इसी C2H6 कंपाउंड को हम लें तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन के एटम्स हैं उनके बीच में अगर हम चाहते हैं कि एक और बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे, विच मीन्स कि हम यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दें तो हमें मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अब यहाँ पे बन जाएगा ये नया कंपाउंड जिसमें C के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। नाम इस कंपाउंड का क्या हो गया? C2H4। और इस तरह के कंपाउंड्स को जिसमें होता है C डबल बॉन्ड C, उन्हें कहा जाता है एल्कीन्स। इसी बात को हम फर्दर आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल की जगह आता है ट्रिपल बॉन्ड। और बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी अगर हम एक और सिंगल बॉन्ड लाना चाहते हैं C और C के बीच में तो हम फिर से 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटाएंगे और तब हमें नया कंपाउंड मिलेगा C2H2। और इस तरह के कंपाउंड्स को जिसमें एटलीस्ट एक पेयर ऐसा हो जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें कहा जाता है एल्काइंस। ये हमने सीख लिया कि हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के हो सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। इसी बात को अपने क्लासिफिकेशन में देखें कि ये कहाँ पे स्टैंड करती है तो ये कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पे एक तरफ तो आ गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्केन्स, और दूसरी तरफ आ गए एल्कीन्स और एल्काइंस का एक साथ आने वाला ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में इसलिए एक साथ पुट किया जाता है क्योंकि इन दोनों ही तरह के कंपाउंड्स में
हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, यानी कि ये अभी सैचुरेट नहीं हुए हैं हाइड्रोजन के एडिशन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन की बात करें तो C2H4 अगर एक एल्कीन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन अगर ऐड होंगे तो वो हो सकते हैं और वो एल्केन बन सकता है C2H6। बिल्कुल इसी तरह से एल्काइंस को देखें तो वो भी अनसैचुरेटेड ही है, उनमें भी क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है और इसमें तो 2 बार हो सकता है। C2H2 से पहले क्या बनेगा C2H4, यानी कि एल्काइन से बनेगी एल्कीन और फिर एल्कीन से क्या बनेगी एल्केन, C2H4 से बन जाएगा C2H6। ये हो जाती है बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। इस टॉपिक के लास्ट पार्ट की बात करें तो अब आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती है 3 कैटेगरीज, और ये कैटेगरीज हैं चेन कंपाउंड्स, ब्रांच्ड कंपाउंड्स एंड रिंग कंपाउंड्स। बड़ी ही सिंपल कैटेगरीज हैं, नेम से ही पता चलता है। ये बेस्ड है ऑन द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। जिस तरह से कार्बन एटम्स अरेंज हैं उस कंपाउंड में, उसके बेसिस पे नेमिंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल चेन कंपाउंड्स वो हैं जिसमें चेन फॉर्म होती है, ब्रांच कंपाउंड वो हैं जिसमें ब्रांच बनती है, एट द सेम टाइम रिंग कंपाउंड्स कौन से हो गए जिसमें रिंग बनती है। एक एग्जाम्पल से समझें इसको तो C4H10 एक ऐसी चेन जिसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स आते हैं, उसको लें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, 4 कार्बन आइटम्स बैक टू बैक एक के बाद एक, इसको कह दिया चेन कंपाउंड। इसके बाद इसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लें ब्रांच कंपाउंड में, तो उसमें जो मेन चेन है वो है 3 कार्बन आइटम्स की, और यहीं पे सेकंड जो कार्बन है उस पर एक कार्बन अलग से लग जाएगा जो कि एक ब्रांच की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया ब्रांच कंपाउंड। फिर इसी 4 कार्बन आइटम से रिंग कंपाउंड बनाना हो तो चारों को एक रिंग के अंदर अगर हम क्लोज कर दें तो वहाँ पे बनेगा C4H8। इस बार 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे क्योंकि रिंग बन चुका है, और इस कंपाउंड को हम कह देंगे रिंग कंपाउंड। तो ये हो गए वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स जो एल्केन्स के अंदर आते हैं, चेन, ब्रांच और रिंग कंपाउंड्स। इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। हमने कंपाउंड से रिलेटेड अलग अलग जो भी शब्द आते हैं उनकी बात कर ली है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा 20% चैप्टर। ब्रेक लेना है तो आप इस पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 2 की तरफ। इसको स्टार्ट करें तो टॉपिक का नेम है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे एक वर्ड सीखेंगे नॉमेनक्लेचर। इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ नेमिंग यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी एक फील्ड के अंदर जो एक सिस्टम होता है जिससे हम अलग अलग चीज़ों को नेम करते हैं, नामकरण करते हैं उनका, उसको कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। इसी चीज़ को जब हम कार्बन के कंपाउंड्स के रिलेशन में करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ नेमिंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यही वो चीज़ है जो हम इस पूरे टॉपिक में सीखेंगे। अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स लेंगे और देखेंगे कि उनको नेम कैसे किया जाता है। बात को शुरू करें उससे पहले ये भी जान लो कि 2 तरह की नेमिंग पॉसिबल होती है, एक ही तरह की नहीं। एक होती है वो नेमिंग जो होती है एक सर्टेन रूल्स पे बेस्ड, जिसको कहा जाता है IUPAC नेमिंग, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी जाती है, विच इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कंपाउंड्स के जो नेम हैं उनको देती है। फिर इसके बाद दूसरी जो नेमिंग होती है उसको कहा जाता है कॉमन नेम्स। ये यूपैक नेमिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं होते। इन दोनों नेमिंग का पर्पस समझें तो कॉमन नेम्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि H2O की बात करें तो उसका कॉमन नेम क्या है, वाटर, जबकि उसका जो केमिकल नेम है वो वाटर नहीं है, वो है हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो केमिकल नेम है ये साइंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों ही नेमिंग्स का अपना अपना रोल है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम स्पेसिफिकली यूपैक नेमिंग IUPAC नेमिंग की ही बात सीखेंगे। अब नेमिंग को हम करना स्टार्ट करें उससे पहले हम पिछले टॉपिक में जाते हैं और वहाँ पे जो हमने कंपाउंड्स देखे थे उनको देखते हैं। एल्केन्स में हमने देखा था 1 कार्बन का कंपाउंड CH4, फिर 2 कार्बन के केस में कौन सा था C2H6। ऐसे ही एल्कीन्स में पहला कंपाउंड कौन सा था C2H4 और एल्काइंस में था C2H2। ये तो शुरुआत के कंपाउंड्स हो गए। अब इन्हीं में अगर हम और कंपाउंड्स के बारे में सोचें कि इनके आगे और ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो आएंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक सीखो यहाँ पे। जब हम एल्केन्स के केस में CH4 से जाते हैं C2H6 की तरफ, तो वहाँ पे कितने एटम्स का चेंज होता है, 1 कार्बन ऐड होता है और 2 हाइड्रोजन, विच मीन्स CH2 ग्रुप वो ग्रुप है जो एक कंपाउंड से नेक्स्ट कंपाउंड पे जब हम जाएंगे तो वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल C2H6 के बाद नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा होगा, CH2 ऐड कर दो इसमें, यानी कि C3H8। ऐसे ही इससे आगे भी जा सकते हो, C4H10, C5H12, हर बार CH2 ऐड करते जाओ। यही सेम चीज़ एल्कीन्स में भी ट्रू है और एल्काइंस में भी। एल्कीन्स में नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा हो जाएगा C3H6,
और एल्काइंस में क्या हो जाएगा C3H4। तो एक छोटी सी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है। एक कंपाउंड से नेक्स्ट कंपाउंड पे जाने के लिए CH2 ग्रुप ऐड करते जाओ। इसी ट्रिक का एक डाउन साइड भी है, लेकिन एक कंपाउंड से नेक्स्ट कंपाउंड पे ही जाना सिखाती है ये। हम सीधा किसी आगे के कंपाउंड पे जंप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्केन्स में 7वां एल्केन कौन सा है, या फिर एल्कीन्स में वो एल्केन कौन सा है जिसमें 12 कार्बन एटम आते हैं, तो उसमें डिफिकल्टी होगी, आपको एक एक करके जाना पड़ेगा। इसी चीज़ को आसानी से करने का भी एक तरीका है, और वो है इन तीनों ही कैटेगरीज का जनरल फॉर्मूला निकालना। काम ये हम यहीं पे सीख सकते हैं। अगर हम एल्कीन्स के 2 कंपाउंड्स देखें तो हम वहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं। कार्बन के जितने एटम्स हैं उसको अगर हम डबल करें तो हमें हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाते हैं, विच मीन्स कि एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब मैं आपसे सीधा कहूँ कि वो वाला एल्कीन बताओ जिसमें 10 कार्बन एटम है, तो वो क्या हो जाएगा C10H20। या जिसमें 15 कार्बन है तो C15H30। ये तो बात हुई एल्कीन्स की। अब सवाल ये आता है कि एल्केन्स में भी ये होगा क्या? एल्केन्स में भी ये होता है। वहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो कार्बन के एटम्स को अगर हम पहले करें डबल और फिर उसमें 2 ऐड कर दें, जैसे कि C2H6 में 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया, या C3H8 में 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया। यानी कि जनरल फॉर्मूला यहाँ क्या हो गया CnH2n प्लस 2। तो यहाँ पे भी अगर हम 10 कार्बन वाला एल्केन निकालें तो वो क्या आएगा C10 और H कितना, पहले डबल करो 20 और 2 ऐड कर दो यानी कि 22। 15 कार्बन का निकालना है तो C15H 15 2 30 प्लस 2 32। ईजी तरीका है। लास्टली अगर हम एल्काइंस में भी ये चीज़ ढूंढें तो वहाँ पे भी ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है। कार्बन के जितने एटम्स हैं उसको पहले करो डबल। C3H4 में देखें तो पहले करा डबल 3 2 6, फिर उसमें से 2 माइनस कर दो, 6 - 2 4। यानी कि जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हो गया CnH2n-2। अगेन इस ग्रुप में भी 10 कार्बन एटम वाला एल्काइन निकालें तो वो कितना हो जाएगा C10 और H 10 2 20 -2 18 C10H18। ये हमने सीख लिया एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में आता जनरल फॉर्मूला। बिना देखे इसको बोल के देखो। एल्केन्स में क्या है CnH2n+2, एल्कीन्स में CnH2n और एल्काइंस में CnH2n-2। इन अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अब इनकी यूपैक नेमिंग करने के लिए हम रेडी हैं। तो बात को हम शुरू करें उसके लिए एक एग्जाम्पल कंपाउंड ले लेते हैं C4H6। इसकी यूपैक नेमिंग करते हैं। अब सबसे पहली बात ये समझो कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग जब करी जाएगी तो उसके नेम में 2 हिस्से होंगे। एक होगा प्रीफिक्स जो उसके स्टार्ट में लगेगा और एक होगा सफिक्स जो उसके एंड में लगेगा। प्रीफिक्स का टेबल कुछ इस प्रकार से होगा जो बेसिकली ये दिखाएगा कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में क्योंकि 4 कार्बन के एटम हैं तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 4 के लिए है ब्यूट BUT। इसके बाद कंपाउंड के नेम का दूसरा हिस्सा आएगा उसके सफिक्स से जो ये दिखाएगा कि वो कंपाउंड एक एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कार्बन के एटम्स को देखें तो 4 2 8 और इसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे तब हमें मिलेंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 6, विच मीन्स कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये हो गया एल्काइन। तो सफिक्स यहाँ पे यूज क्या होगा YNE। अब इस कंपाउंड का नेम हमें पता है ब्यूट प्लस आइन गिव्स ब्यूटाइन। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप CH4 कंपाउंड को अगर लें तो उसमें 1 कार्बन का एटम है तो वहाँ पे क्या हो गया प्रीफिक्स मीथ, और क्योंकि वो एक एल्केन है तो सफिक्स हो गया एन, तो ओवरऑल नेम इसका हो गया मीथेन। ऐसे ही आप इस कंपाउंड को लेते हैं तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स है 3 तो प्रीफिक्स हो गया प्रॉप, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कार्बन से डबल हैं तो यहाँ पे सफिक्स आ गया ENE, यानी कि नेम इसका हो गया प्रोपीन। यहाँ पे एक फाइनल बात और समझो कि प्रीफिक्स का जो यहाँ पे नेम्स है वो सिर्फ 4 कार्बन के एटम्स के लिए नहीं होते, उसका एक पूरा नंबरिंग है 10 कार्बन एटम्स तक के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5 के लिए ये हो गया पेंट, 6 के लिए हो गया हेक्स, 7 के लिए हो गया हेप्ट, बोल के देख लो तभी याद होंगे। 8 के लिए हो गया ऑक्ट, 9 के लिए हो गया नॉन NON और 10 के लिए हो गया डेक। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। C7H14 अगर हमारा कंपाउंड है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो गया हेप्ट और सफिक्स हो गया इन यानी कि हेप्टीन। नेक्स्ट वाला आप करके देखो C5H12 का बताओ आंसर निकाल के कि क्या आएगा इसका यूपैक नेम।
ऐसे ही फिर बताओ C8H16 का, फिर नेक्स्ट बताओ C8H14 का, और फाइनली बताओ C8H18 का। इन सब के यूपेक नेम के आंसर्स आप बताइए कमेंट के सेक्शन में। इस तरह से हम ये सीख लेते हैं कि अलग अलग तरह के एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की यूपेक नेमिंग कैसे करी जाती है। ये वो पॉइंट आ जाता है जहां पे आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। डिफाइन करें इनको तो दीज आर एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन। किसी भी एक हाइड्रोकार्बन में कोई भी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो एक हाइड्रोजन एटम की जगह ले ले, उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल से देखें इसको तो अगर CH4 एक हाइड्रोकार्बन है तो इसमें जब हम एक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे और उसकी जगह कोई और ग्रुप ऐड हो जाएगा, जैसे कि Cl का ऐड हो जाना, या फिर OH का ऐड हो जाना, या फिर COOH का ऐड हो जाना, या फिर कुछ और। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स के। इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब ऐड हो जाएगा तो वो कंपाउंड अपने आप में वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये पूरा एडिशन करते क्यों हैं? इस फंक्शनल ग्रुप के एडिशन से जो हमारा इनिशियल हाइड्रोकार्बन है उसमें नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिससे अब उस कंपाउंड की रियल लाइफ में कई सारी एप्लीकेशंस पॉसिबल होती हैं। फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट को अब स्टार्ट करें तो सबको एक एक करके यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आता है एक ऐसा ग्रुप जो इस्तेमाल होता है नॉन फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स के एरिया में। जैसा कि नाम बताता है, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आग नहीं लग सकती आसानी से। एग्जाम्पल की बात करें तो इन्हेलर्स जो होते हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसमें ड्रग को मिक्स किया जाता है ताकि वो ड्रग पेशेंट की बॉडी में आसानी से फैल जाए, और मिक्स उसे सॉल्वेंट के अंदर ही किया जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम देखें तो वो है हेलोजेंस। फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हेलोजन वाला ग्रुप का एलिमेंट आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड बनाए यहाँ पे तो सबसे पहले ले लेंगे एक एल्केन, लेट से CH4, और बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह इस बार हमारा हेलोजन आ जाएगा, लेट से क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन है तो Br, या फिर आयोडीन है तो I। तो ये हर एक कंपाउंड जो बना यहाँ पे ये इसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड हो जाता है। इसी कंपाउंड को मिनिमाइज करके भी बोल सकते हैं, छोटा करके क्या हो जाएगा CH3Cl। और फाइनली बात करें तो इसका नेम हमें पता होना चाहिए, और नेम के लिए हमें हेलोजेंस का यूपेक नेम पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का यूपेक नेम होता है क्लोरो, ऐसे ही ब्रोमीन का क्या हो जाएगा ब्रोमो, और आयोडीन का आयोडो। ये तीनों नेम्स आपको पता होना चाहिए। अब नेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा यूपेक नेम हेलोजेंस का, यानी कि Cl के केस में क्लोरो, और फिर आएगा एल्केन का नेम जो कि था इस केस में मीथेन। तो यहाँ पे नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का क्लोरोमीथेन। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप भी करके देखो। आपका कंपाउंड बनता है C2H6 से और कंपाउंड आपका है C2H5Br। इसका नेम बताओ क्या होगा। ये हो जाती है बात पहले फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स भी सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है ऑल्टरनेट फ्यूल के फॉर्म में, यानी कि एक ईंधन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। नाम इस फंक्शनल ग्रुप का है एल्कोहल्स, और फॉर्मूला इसका होता है सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले एक सिंगल बॉन्ड, फिर O, और फिर एक सिंगल बॉन्ड, और फिर H। फिर बिल्कुल पिछली बार की तरह इसका कंपाउंड अगर बनाएं एक एल्केन से तो CH4 अगर हमारा स्टार्टिंग एल्केन है तो बिल्कुल पिछली बार की तरह वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा OH। तो कंपाउंड हमारा बन गया CH3OH। नेमिंग इस बार थोड़ी डिफरेंट होती है। पहले नेम आता है यहाँ पे आपका एल्केन का, यानी कि मीथेन, फिर उसमें से हट जाता है लास्ट लेटर विच इज़ E, और देन उसमें ऐड होता है इसी फंक्शनल ग्रुप का यूपेक नेम। एल्कोहल का यूपेक नेम होता है OL, ऑल। तो यहाँ पे ऑल जब ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा नेम क्या हो गया मीथानॉल। अब आपको अगर कंपाउंड दें C2H6 तो इससे एल्कोहल क्या बनेगा C2H5OH। इसकी नेमिंग आप करके देखो, आंसर आप अपना चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। दो फंक्शनल ग्रुप्स की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो इस्तेमाल होता है एडहेसिव्स के एरिया में, यानी कि डेली लाइफ में जो चिपकाने के अलग अलग एरियाज हैं, चाहे वो हल्की चीज़ें चिपकानी हो या फिर स्ट्रॉन्ग चीज़ें चिपकानी हो, उसके एरिया में। फंक्शनल ग्रुप का नाम यहाँ पे होता है कीटोन्स, और फॉर्मूला इसका होता है सिंगल बॉन्ड CO। एक्सपेंड इसको कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। कंपाउंड इसका बना के देखें तो इस बार CH4 यानी कि मीथेन से काम नहीं चलेगा। कारण इसका ये है कि यहाँ पे जो हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है उसमें जो कार्बन एटम है उसके पास 2 सिंगल बॉन्ड है, विच मीन्स कि इसके दोनों तरफ यहाँ पे ग्रुप्स ऐड होने चाहिए।
तो इसके लिए हमारा इनिशियल कंपाउंड यहाँ पे होगा इथेन यानी कि C2H6। और ब्रेकिंग इस बार हाइड्रोजन एटम की नहीं होगी, इस बार ये कंपाउंड ब्रेक होगा बीच में से। ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कीटोन्स के केस में हमेशा ब्रेकिंग बीच में से ही होती है। इसके बाद यहाँ पे बीच में हम ऐड कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, जो कि हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, CH3CO CH3। हमेशा ऐसे ही बोलेंगे इसको, पहले एक तरफ का ग्रुप, फिर CO, फिर दूसरी तरफ का ग्रुप। नेमिंग की बात करें तो जैसे हमने पिछले फंक्शनल ग्रुप के केस में नेमिंग करी थी, वैसा ही सिस्टम चलेगा बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप्स में, इसमें भी। तो सबसे पहले हम एल्केन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन की एल्केन नहीं है, यहाँ पे है 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन। फिर उसमें से क्या करते थे हम, माइनस कर देते थे E, और फिर ऐड कर देते थे यूपैक नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यानी कि इस केस में ONE, ओन। तो ओवरऑल नाम यहाँ पे हो जाएगा प्रोपानोन। आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन जो है वो है कुछ इस प्रकार से। इसकी नेमिंग आप करके देखो। टोटल कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, 4 हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नेमिंग करना। आंसर आप अपना चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। अब जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो यूज़ होता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेशन के एरिया में। इनको आपने अपनी बायोलॉजी की लैब के अंदर देखा होगा, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, चिपकली हो गई, स्कॉर्पियन हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इनको जहाँ पे प्रिजर्व करने की बात आती है यानी कि ये समय के साथ ख़राब ना हुए, तो उसको एक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। वो सॉल्यूशन हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ही बनता है। नाम इस ग्रुप का होता है एल्डिहाइड और फॉर्मूला इसका होता है सिंगल बॉन्ड CHO, जहाँ पे एक कार्बन का एटम अटैच्ड होता है एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन के एटम से। अब इससे रिलेटेड कंपाउंड बनाने की बात करें तो क्योंकि इस बार कार्बन जो हमें अटैच करना है इस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, उसमें एक सिंगल बॉन्ड ही है जो वहाँ पे फ्री है, तो हम यहाँ पे जो एल्केन लेंगे वो CH4 हो सकता है या नहीं, हो सकता है। इसको अगर हम करें तो मीथेन अगर यहाँ पे लेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा CHO। ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड CH3CHO। नेमिंग इसकी बिल्कुल पहले की तरह ही होगी। यहाँ पे एल्केन कौन सा है, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन के एटम्स हैं तो इथेन। फिर उसमें से लास्ट लेटर हट जाएगा E, और यहाँ पे अब ऐड होगा यूपैक नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड्स के केस में जो कि होता है AL, तो यहाँ पे AL जुड़ जाएगा नेम में, तो ओवरऑल नेम यहाँ पे हो गया इथानल। ये तो हो गई हमारे एग्जाम्पल के बाद। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके देखिए। C3H8 आपका एल्केन है, इससे एल्डिहाइड क्या बनेगा, C3H7CHO। इसका नेम सोच के बताओ कि क्या होगा। आंसर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। ये हो जाती है बात एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब बात करेंगे 5वें और आखिरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका यूज़ है एंटी बैक्टीरिया के फॉर्म में, यानी कि इसका नेचर होता है कि ये बैक्टीरिया को दूर रखने की काबिलियत रखता है। यही कारण भी है कि ये फूड प्रिजर्वेशन के एरिया में एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी अलग अलग तरह के अचार आपने देखे हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें एक लिक्विड को यूज़ किया जाता है। वो जो कंपाउंड है वो इसी फंक्शनल ग्रुप के थ्रू बनता है। नाम इस फंक्शनल ग्रुप का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मूला इसका होता है सिंगल बॉन्ड COOH, जिसमें बेसिकली एक कार्बन का एटम है और वो एक ऑक्सीजन के एटम से लिंक्ड है, पहले तो डबल बॉन्ड से, और फिर लिंक्ड वो है एक OH के ग्रुप से। तो यहाँ पे जो फ्री बॉन्ड है वो कार्बन के साथ एक अकेला सिंगल बॉन्ड है जो अटैच होना है एल्केन के साथ। दिस मीन्स कि अगेन जो हम एल्केन लेंगे वो मीथेन हो सकता है। तो इसमें से हमने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और यहाँ पे जोड़ दिया फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड ये बन गया CH3COOH। नेम इसका अगेन आप सोच सकते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 हैं, तो बेसिक चेन यहाँ पे हो गई इथेन। फिर उसमें से हट गया E और यहाँ पे ऐड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपैक नेम। ये होता है OIC एसिड यानी कि ओइक एसिड। तो नेम ये हो गया इथानोइक एसिड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, C3H8 कंपाउंड में अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नेम क्या होगा। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है बात हमारी इस टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक हमने किया है इसकी 2 नोट्स की शीट है। पहली शीट है ये और दूसरी शीट है कुछ इस प्रकार से। इसी के साथ हमारा 40% चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ब्रेक लेना है तो अगेन दिस इज द पॉइंट, क्योंकि अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 3 की तरफ। अब चले हम अपने इस सेशन के टॉपिक में, तो हम 2 पोर्शन में इसको कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे कार्बन की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नाम है कैटिनेशन। ये क्या होती है ये जानेंगे, प्लस एट द सेम टाइम कार्बन इस प्रॉपर्टी को क्यों दिखाता है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम सेकेंड हाफ में कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पोर्शन को कवर करेंगे, जहाँ पे आती हैं 4 अलग अलग टाइप की रिएक्शंस। इन चारों तरह की रिएक्शंस को सीखेंगे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारी रियल लाइफ में ये सारी रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। टॉपिक के फर्स्ट हाफ को शुरू करें तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कैटिनेशन जो एक प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली होती क्या है। बात हमने इसकी पहले भी करी है कहीं ना कहीं। इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स विद लार्ज चेन्स। समझें इसको तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी एक एलिमेंट के एटम्स की, जिसमें वो अपने ही एटम्स के साथ लिंक करके बड़ी बड़ी चेन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। और यहाँ पे लिंकिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें तो हमने कार्बन के केस में इसके एग्जाम्पल देखे थे। सबसे छोटा एग्जाम्पल इसमें था जहाँ पे कार्बन में एक एलिमेंट होता है। फिर उससे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे कार्बन की चेन थी जहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स थे, और ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते चले जाते थे आगे, जहाँ पे 3 कार्बन भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बन के एटम्स अपने आप से ही अटैच होते चले जा रहे हैं यहाँ पे, और नए नए कंपाउंड्स यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है। पर्पस इसका ये होता है कि ये किसी एक एलिमेंट को बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत देता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो एक एलिमेंट है वो इसी प्रॉपर्टी की मदद से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। टोटल नंबर अगर देखें कार्बन के कंपाउंड्स का जो वो फॉर्म करता है तो वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इट इज़ 3 मिलियन कंपाउंड्स, दैट इज़ 30 लाख कंपाउंड्स। और ये सारे ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। तो ये कमाल की बात है कि एक प्रॉपर्टी की मदद से इतने सारे कंपाउंड्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये हो जाती है बात कैटिनेशन की। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या कोई और भी ऐसा एलिमेंट है जो इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को दिखाता है, भले ही छोटी मात्रा में दिखाता हो। इसके आंसर के लिए हम पीरियोडिक टेबल में जाएं और कार्बन के आसपास के एलिमेंट्स को देखें तो वही सब वो एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन दिखाते हैं। जैसे कि कार्बन से पहले आता है बोरॉन, और वहीं पे आसपास में आता है सिलिकन, सल्फर, फिर वहीं पे और देखें तो वहाँ पे नाइट्रोजन आता है और फॉस्फोरस भी आता है। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, भले ही छोटी मात्रा में दिखाते हों। कैटिनेशन क्या होता है, इस सवाल का जवाब जान लेने के बाद अब अगला सवाल क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन का एलिमेंट यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता क्यों है। इसके पीछे 2 मेन कारण हैं। पहला तो कारण है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन एलिमेंट के अगर एक एटम को स्टडी करें तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, यानी कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 4, विच मीन्स कि सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे चाहिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी कार्बन की कितनी हो गई, 4। कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ये कार्बन को अलाउ करती है कि वो 4 और कार्बन के एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम वो किसी भी मोनोवैलेंट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन, इन सब के साथ भी कंबाइन कर सकता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कार्बन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट हैं कुछ जिनकी वैलेंसी है 4, जो कि कार्बन के ग्रुप में आते हैं, तो वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाते। उसके पीछे है सेकंड कारण। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जो एटम्स हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो एटम होता है उसका साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। छोटा साइज यहाँ पे क्यों हेल्प करता है, स्मॉल साइज हेयर हेल्प्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। जितना छोटा साइज होगा किसी एलिमेंट के एटम का वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं जिसके एटम का साइज वहाँ पे छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्ट्रांगली पुल करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर उसका एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का जो पुल होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। यही दोनों रीजंस एक साथ मिलके कार्बन को एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर बनाते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। कैटिनेशन के पोर्शन में हमने मोस्ट ऑफ द बात तो कर ली, लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और रहता है। सवाल ये कहता है कि कार्बन के जितने भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं जो वो कैटिनेशन करते टाइम बनाता है, वो सारे के सारे कंपाउंड्स कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होते हैं, यानी कि वो बिजली को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। आंसर इसका सिंपल है और ये बॉन्डिंग के अंदर छुपा हुआ है आंसर। बॉन्डिंग को अगर आप समझते हैं तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ओनली बाय द कंपाउंड्स दैट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। सिर्फ वही कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं कंपाउंड्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का ही प्रोसेस है। अब क्योंकि कार्बन का कोई भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ऑल्सो अगर आप एक छोटी सी बात पूछें कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता है, तो इसको हम 2 पॉइंट्स के रूप में देख सकते हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी कोई भी एलिमेंट का एटम आयनिक बॉन्ड बनाता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और वहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन में ये दोनों ही चीज़ नहीं हो सकती। ना तो कार्बन में ये पॉसिबल होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और वहाँ पे C4- आयन बन जाए वहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और वहाँ पे C4+ आयन बना दे। कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण ये है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 ही प्रोटॉन्स हैं। उसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो विट मीन्स कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। तो ये एक फैक्ट समझ लो कि जिस न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे होल्ड करने की ताकत नहीं रखता है। न्यूक्लियस अगर बड़ा होता तो वो कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ये तो हमने जान लिया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये सवाल पूछें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता, तो उसका कारण तो ये है कि किसी भी एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन अगर हटाने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी एलिमेंट के एटम में पॉसिबल नहीं होती है। यही कारण है कि कार्बन C4+ आयन भी नहीं बना सकता। ये हमने जान लिया कि कार्बन के कंपाउंड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होते हैं। इसी के साथ हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट हाफ यानी कि कैटिनेशन का पूरा पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे हम टोटल में 4 रिएक्शंस की बात करेंगे। चारों ही रिएक्शंस ऐसी हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे आती है कंबशन रिएक्शन। इजी रिएक्शन है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एक सब्सटेंस को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसको कहा जाता है कंबशन। एग्जाम्पल्स इसके कई सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल को अगर हम ले, कोयले को, तो उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता होगा? रिएक्शन हो गई C+O2। यहाँ पे बनेगा, काफ़ी ऑब्वियस आंसर है, CO2। और साथ में मिलती है एक मेन चीज़, हीट एनर्जी, यानी कि आग मिलती है, और इसकी मात्रा होती है काफ़ी। बिल्कुल ऐसे ही एक और उदाहरण लें तो मीथेन गैस, जो कि नेचर में पाई जाती है, जैसे कि जो गोबर होता है गाय का, उसके थ्रू मिलती है। फॉर्मूला इसका होता है CH4। इसको भी जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? C और O2 कंबाइन होगा तो मिलेगा CO2, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन होगा तो मिलेगा H2O। प्लस हीट एनर्जी इस केस में भी मिलती है। एक लास्ट एग्जाम्पल लें तो एक बड़ा ही पॉपुलर प्रोडक्ट है इथानॉल, C2H5OH, ऑब्टेन, जो कि होता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स। बहुत बड़े लेवल पे इसको किया जाता है। इस सब्सटेंस को, इथेनॉल को भी जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? अगेन द सेम प्रोडक्ट्स, CO2, H2O एंड हीट एनर्जी। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए, इनको अगर एक साथ यहाँ पे स्टडी करके देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे जो कार्बन के कंपाउंड्स थे, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए गए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमनली हर बार मिली। एक तो था CO2 और दूसरा था हीट एनर्जी। अब इन प्रोडक्ट्स में मेन प्रोडक्ट कौन सा है? मेन प्रोडक्ट यहाँ पे है हीट एनर्जी। जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है, एंड एट द सेम टाइम वो हीट जो यहाँ पे निकलती है वो एक बार जब निकलना शुरू करती है तो उसके बाद लगातार निकलती रहती है। वहाँ पे और हीट प्रोड्यूस करने के लिए और एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये दिखाता है कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक बढ़िया फ्यूल की तरह ऐड कर रही है, यानी कि तीनों रिएक्शंस काफ़ी यूज़फुल हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स। ये हो जाती है बात हमारी पहली रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन के बारे में। इसके बाद चलें दूसरी रिएक्शन पे, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एटम इन अ सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। जैसा कि नाम दिखाता है, किसी भी एक सब्सटेंस में कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तब उस रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे पिछली बार की तरह कार्बन का एक कंपाउंड लें जो कि है मीथेन, यानी कि CH4। उसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? हाइड्रोजन। CH4 के अंदर जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम के द्वारा, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे? CH3Cl एंड HCl। ईजी है रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज़ देखें, इससे पहले एक बात और समझो कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, इसको फर्दर भी कंटिन्यू किया जा सकता है बिल्कुल इसी तरह से। दैट इज़ यहाँ पे जो CH3Cl एज अ प्रोडक्ट मिला है वो Cl2 यानी कि क्लोरीन से फर्दर रिएक्ट करता है सनलाइट के ही प्रेजेंस में, और अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, और क्या बनता है? CH2Cl2 प्लस HCl, यानी कि एक और हाइड्रोजन CH3Cl के अंदर रिप्लेस हो गया क्लोरीन एटम के द्वारा। अब इस पॉइंट पे इन दोनों रिएक्शंस के पर्पस की बात करें
तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें CH3Cl या फिर CH2Cl2, इनका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के रूप में, इंडस्ट्री लेवल पे जो सॉल्वेंट्स बनते हैं उनके रूप में। और सॉल्वेंट्स ये यूज़ किस एरिया में होते हैं, ड्राई क्लीनिंग जैसे एरिया में जहाँ पे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करी जाती है, या फिर कंप्यूटर चिप्स का जो एरिया है जहाँ पे उनकी क्लीनिंग का काम होता है, वो भी इन्हीं सॉल्वेंट्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। बात को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे ये रिएक्शन इसी तरह से कंटिन्यू हो सकती है, यानी कि अब जो हमें मिला CH2Cl2 वो Cl2 के साथ अगेन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन फिर से हटेगा CH2Cl2 से, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CHCl3 + HCl। अब ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती है, एक बार और हो सकती है, क्योंकि एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे रिप्लेस होने के लिए, यानी कि ये रिएक्शन फिर से एक बार होती है, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl4 + HCl। ये हमने देख लिया कि मीथेन क्लोरीन के साथ कंटिन्यूसली रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकती है, और ये सारे ही कंपाउंड्स जो बने वो सॉल्वेंट्स के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स का एक दूसरा यूज़ देखें तो वो है इन द सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव एप्लीकेशन ड्रग्स। जो अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं जिनका हमारी लाइफ में पॉजिटिव एक अच्छा एप्लीकेशन है, उनको बनाने के काम में भी आते हैं ये हो जाती है हमारी सेकेंड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कंप्लीट। तीसरी रिएक्शन पे आएँ तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी बात हम कोर्स में ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी एक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लें कोई भी एक एल्कोहल, जैसे कि इथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, तो इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। याद कर लो इनको, इंपॉर्टेंट हैं। इनके एक्शन के द्वारा ये जो हमारा एल्कोहल है ये होता है ऑक्सीडाइज और इसमें से हाइड्रोजन हट जाता है, और अब क्या बनेगा यहाँ पे CH3CHO यानी कि एक एल्डिहाइड बन जाता है। तो पर्पस इस रिएक्शन का क्या हो गया, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर हम एल्डिहाइड्स बनाना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। और एल्डिहाइड्स की बात करें तो इसका यूज़ हम पहले वाले टॉपिक में भी सीख चुके हैं। कहाँ पे यूज़ होता था ये, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के एरिया में। बायो की लैब में जो अलग अलग स्पेसिमेंस होते हैं उनको बचाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड्स। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन ये इस पॉइंट पे रुकती नहीं है। अब हम फर्दर अगर एल्डिहाइड्स पे फिर से सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ऐड कराएं तो यहाँ पे रिएक्शन फर्दर आगे जाती है, और इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होने की जगह ऑक्सीजन ऐड होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CHO में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया एक एटम तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH यानी कि एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काम भी आती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पर्पस की बात करें तो इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, दीज आर यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल इन द एरिया ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अलग अलग तरह के जो फूड्स हैं उनको प्रेजर्व करने के एरिया में काम आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हो जाती है बात हमारी तीसरी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन की बात करें तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एडिशन होता है हाइड्रोजन एटम्स का बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया जाता है हाइड्रोजन के एटम्स को ऐड करके। एग्जाम्पल इसका लें तो एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल जो कि कुकिंग के एरिया में इस्तेमाल होता है उस पर जब हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नोन एज निकल, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है वेजिटेबल घी। तो इस तरह से इस रिएक्शन से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाम इस रिएक्शन का होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। इजी नेम है, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेट कर दिया गया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया। या फिर एक दूसरा नाम भी होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ये भी इजी नाम है क्योंकि हमने वेजिटेबल ऑयल को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया यहाँ पे, और वेजिटेबल घी बना लिया। इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम इमेज के अलावा रिएक्शन की फॉर्म में दिखाएं तो वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड और दोनों ही कार्बन पे यहाँ पे कनेक्टेड है R ग्रुप्स। ये बेसिकली कार्बन की चेन्स हैं। तो हर एक कार्बन पे यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो हो सकती है CH3, या फिर उससे लंबी चेन क्या हो जाएगी C2H5, या उससे लंबी C3H7। R की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है इनमें से।
प्लस इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमें मिल जाएगा वेजिटेबल घी। उसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। ये हो जाती है बात फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के बारे में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इसके नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो है कुछ इस प्रकार से, ये है पहली शीट और ये है दूसरी शीट। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा 60% ऑफ द चैप्टर। ब्रेक लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 4 की तरफ। इस सेशन में हम कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हम सीखेंगे कि इथेनॉल जो कंपाउंड है वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी क्या क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हम जानेंगे एक दूसरे कंपाउंड इथेनोइक एसिड के बारे में, CH3COOH। उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एस्टरिफिकेशन है, सेपोनिफिकेशन है, पूछी जाती हैं हर साल, इनके बारे में सीखेंगे। और फाइनली हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे विद अ थर्ड पोर्शन कि सोप मॉलिक्यूल कैसे फंक्शन करता है, सोप की मदद से कपड़ों की जो क्लीनिंग होती है वो पूरी कैसे होती है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं पहले पोर्शन इथेनॉल के साथ। फॉर्मूला इसका होता है C2H5OH। कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी अगर जाने तो कॉमन नेम इसका होता है इथाइल एल्कोहल, और जो इसकी फिजिकल स्टेट होती है, जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, वो होती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो रूम टेम्परेचर है हमारा, उसमें ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। इस कंपाउंड के 3 मेन एप्लीकेशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहला एप्लीकेशन इसका है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो अलग अलग तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक्स आती हैं जैसे कि बियर या फिर विस्की, इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक रोल प्ले करता है इथेनॉल। इसके बाद दूसरा इसका एप्लीकेशन देखें तो वो होता है एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को अलग से ऐड किया जाता है। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि पेट्रोल के अंदर जो अलग से पॉल्यूशन कॉज होता है उसकी मात्रा को कम कर देता है इथेनॉल। फिर तीसरा और आखिरी यूज़ इथेनॉल का हो जाता है एज एन इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन। अलग अलग तरह की जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है। मेडिसिन जैसे कि कफ सिरप्स जो कि कफ को ट्रीट करने के काम आते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टिंक्चर आयोडीन। एक ऐसा मेडिसिन है जो इन्फेक्टेड एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है। जब किसी को चोट लगती है तो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि वो एरिया डिसइंफेक्ट हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इसमें भी इथेनॉल ही ऐड होता है। इस तरह से ये वो 3 अलग अलग एरियाज हैं इथेनॉल के एप्लीकेशन के, जिनको हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो हमने पहला यूज़ देखा इथेनॉल का, विच इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसके ऊपर थोड़ी सी बात और करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो देखने में नेगेटिव दिखाई देता है। तो यहाँ पे इथेनॉल को कंज्यूम करने के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। इफ़ेक्ट्स को हम 2 लेवल पे देख सकते हैं। एक तो इथेनॉल यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, जिसमें इथेनॉल को काफ़ी गाढ़े फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विस्की को नीट पी लेना, यानी कि उसमें बिना पानी मिलाए उसको ड्रिंक कर लेना, जो कि अपने आप में काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये एक ऐसा बिहेवियर नहीं है जिसको प्रमोट किया जाता है। इसके बाद दूसरा एरिया देखें तो इथेनॉल यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है डाइल्यूट फॉर्म में, जिसमें अगर पहले बात करें कि अगर कोई जना इथेनॉल को एक बार इस्तेमाल करता है तो क्या होता है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है। मोस्टली लोग कभी ना कभी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं अपनी लाइफ में। इसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण सोसाइटी में मोस्टली ये माना जाता है, जो कि एक परसेप्शन है, एक मान्यता है कि जो एक इंडिविजुअल इथेनॉल को कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, वो उसे कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन की फीलिंग देती है, जो कि अपने आप में पूरी तरह से सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। इस बात की सच्चाई को हम इथेनॉल को कंज्यूम करने के इफेक्ट में जान सकते हैं कि इसको कंज्यूम करने से होता क्या है। होता ये है कि जो जना इसको कंज्यूम करता है उसे एक ड्राउजीनेस की फीलिंग आती है, एंड एट द सेम टाइम उसको मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है। एक इंसान का जो अपने नर्वस सिस्टम पे जो पूरा कंट्रोल होता है, जिससे हम अपनी बॉडी के अलग अलग जो मसल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उसको भी वीक कर देता है। इसको और एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अलग अलग मसल्स का, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो, उनका जो टाइमिंग होती है और एक्यूरेसी होती है उसको वीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक जना अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो एक वॉकिंग जैसी एक सिंपल एक्टिविटी को भी सही से नहीं कर पाता है, एक सीधी लाइन में वो वॉक नहीं कर पाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ड्रिंक करके ड्राइव करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि जो जना एक बार भी अल्कोहल को कंज्यूम करता है उसे कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी डाइल्यूट इथेनॉल को लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करने का इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो भी नेगेटिव ही होता है।
इससे अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीवर का डैमेज हो जाना। एक लंबे समय तक अल्कोहल को कंज्यूम करने से हमारा जो एक मेन ऑर्गन है लिवर, वो अपने आप में डैमेज हो सकता है। ये हमने सीख लिया इफ़ेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग इथेनॉल, इसको भी ध्यान रखेंगे। इथेनॉल कंपाउंड से रिलेटेड लास्ट पोर्शन में जाए तो ये होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे हम बात करेंगे दो रिएक्शंस के बारे में। सिंपल रिएक्शंस हैं दोनों, बट एट द सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। पहली रिएक्शन की बात करें तो इथेनॉल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस फॉर्म में कि जब इथेनॉल आयंस में ब्रेक होता है तो एक आयन तो यहाँ पे हो जाता है H पॉजिटिव और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5O नेगेटिव। ये कंबाइन हो जाता है सोडियम के साथ और क्या बन जाएगा C2H5ONa। नाम इसका याद रख लो, सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड यहाँ पे बेसिकली आयन का नाम है। C2H5O नेगेटिव को कहा जाता है इथॉक्साइड आयन। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हो जाती है पहली रिएक्शन। यूज़ यहाँ पे देखें तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे है सोडियम इथॉक्साइड। कलर की बात करें तो वाइट या फिर येलोइश कलर का होता है ये, और पाउडर की फॉर्म में होता है। और यूज़ की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। यही इसका मेन पर्पस है जो ये सर्व करता है। ये एक पहली रिएक्शन ध्यान रखेंगे, सिंपल सी रिएक्शन है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें C2H5OH यानी कि इथेनॉल पे ऐड किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर यहाँ पे होता है हाई 170 डिग्री सेल्सियस। होता अब यहाँ पे यह है कि जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो इथेनॉल डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि उसमें से वाटर हट जाता है। तो खुद भी करके देख सकते हो, इजी हो गया अब ये। H2O अगर हटा दिया C2H5OH में से तो क्या बचेगा C2H4 यानी कि ईथीन। तो ये हो जाती है हमारी रिएक्शन। पर्पस की यहाँ पे बात करें तो अगेन यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है C2H4 यानी कि ईथीन। इथीन ये इस्तेमाल होता है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर के जो ट्रीज होते हैं उसमें एक जो मटेरियल मिलता है लेटेक्स, उसकी मात्रा को बढ़ाने के काम आता है इथीन। लेटेक्स का पर्पस यहाँ समझ लो, लेटेक्स जो है वो हमारी लाइफ में अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडहेसिव्स के रूप में चीज़ों को चिपकाने के एरिया में इस्तेमाल हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ बैलून्स को बनाने के काम आ सकता है। और तीसरी चीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने का जो एक प्रोडक्ट होता है विच इज़ कॉन्डम, उसको बनाने में भी लेटेक्स का ही काम आता है। तो क्योंकि यहाँ पे लेटेक्स कई सारे अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमने सीख ली सारी बातें इथेनॉल कंपाउंड के बारे में। अब चलें अपने सेकंड कंपाउंड की तरफ। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी बात हमने फंक्शनल ग्रुप्स टॉपिक के अंदर भी करी थी। एक हिंट दें इस कंपाउंड की तो ये पिकल्स के अंदर यानी कि अचार के अंदर एक प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है। नाम इसका होता है विनेगर। केमिकल नेम इसका प्रॉपर था इथेनोइक एसिड और फॉर्मूला क्या था CH3COOH। ऑल्सो केमिस्ट्री की दुनिया में अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो वो होता है एसिटिक एसिड। इसको भी ध्यान रखेंगे। फिजिकली ये कंपाउंड कैसा होता है उसको देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम विच इज़ 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसी कारण से विंटर्स में ये फ्रीज कर जाता है और इसीलिए इसका एक और नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बुलाया जाता है। सेकेंडली इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है इसकी बात करें तो इसकी बात हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में भी करी है। ये एक वीक एसिड होता है। कारण इसका ये था कि ये अपने आयंस में पूरी तरह से आयोनाइज यानी कि ब्रेक नहीं होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब इसकी एप्लीकेशन पे आएँ तो इसकी एक और मेन एप्लीकेशन होती है जो कि होती है एस्टर की प्रेपरेशन में। एस्टर एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, यानी कि वो काफ़ी स्वीट होते हैं जब उन्हें स्मेल किया जाए। अब चलें इंपॉर्टेंट पार्ट पे तो इथेनोइक एसिड की यहाँ पे रिएक्शंस की बात करेंगे। पहली रिएक्शन यहाँ पे दो हिस्सों में हम देखेंगे। इसमें पहला पार्ट होता है एस्टेरिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बनाते हैं एस्टर्स यूजिंग इथेनोइक एसिड। करा इसको कैसे जाता है, इथेनोइक एसिड को रिएक्ट किया जाता है इथेनॉल के साथ यानी कि C2H5OH के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ एन एसिड एज अ कैटलिस्ट। किसी भी एक एसिड को लेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे CH3COOH ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट पे और C2H5OH ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट पे। और अब ये जो CH3COO है ये कंबाइन हो जाएगा C2H5 के साथ टू फॉर्म एस्टर यानी कि CH3COO C2H5 हमारा मेन प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ H कंबाइन हो जाएगा OH के साथ टू फॉर्म वाटर। मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन में होता है एस्टर, जिसके यूज़ की हमने बात करी थी अभी। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जगह पे हमारी लाइफ में इस्तेमाल होता है,
जहाँ जहाँ पे हमें अलग तरीके की स्मेल देनी होती है, जैसे कि परफ्यूम्स के एरिया में बहुत सारे जो अलग अलग तरह के परफ्यूम्स हैं उसके अंदर एस्टर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स, एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स बनाए जाते हैं एस्टर्स की मदद से, जो कि किचन के एरिया में कुकिंग में बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत अलग अलग तरह की रेसिपीज़ को बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन काफ़ी यूज़फुल हो जाती है और पूछी भी जाती है। इसके बाद इसी रिएक्शन के सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो होती है इसकी बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन। नेम इस रिएक्शन का होता है सेपोनिफिकेशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पिछली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन में जो मेन प्रोडक्ट बना था, जो कि था एस्टर CH3COO C2H5, इसको अब की बार रिएक्ट किया जाता है किसी एक बेस के साथ, जो कि इस केस में है NaOH। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन एस्टर के जो यहाँ पे आयंस हैं वो ब्रेक होंगे और CH3COO कंबाइन हो जाएगा Na के साथ और C2H5 कंबाइन हो जाएगा OH के साथ। तो प्रोडक्ट्स हो गए CH3COO Na और C2H5OH। यहाँ पे जो हम मेन प्रोडक्ट देख रहे हैं वो है सोडियम एसीटेट। यूज़ इसका होता है इन द एरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। अलग अलग तरह के जो भी सोप्स हैं वो इसी रिएक्शन के द्वारा बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि ये रिएक्शन भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ये हमने सीख लिया एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझो यहाँ पे जो हमने सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COO बनाया, वो हमने कैसे बनाया, एस्टर की मदद से। और एस्टर हमने कैसे बनाया था, इथेनोइक एसिड की मदद से। तो दिस मीन्स कि सोडियम एसीटेट को यहाँ पे बनाने के लिए हमें दो रिएक्शंस को करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम एक ही रिएक्शन के थ्रू करना चाहें, यानी कि अगर हम सीधा सोडियम एसीटेट बनाना चाहें फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो वो कैसे होगा। इसके लिए 3 अलग अलग रिएक्शंस आती हैं। चिंता मत करो, तीनों रिएक्शंस बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, सबके प्रोडक्ट काफ़ी हद तक सेम आते हैं और रिएक्टेंट भी काफ़ी हद तक सेम है। तीनों ही रिएक्शंस में देखो इथेनोइक एसिड कॉमन है, पहली चीज़। डिफरेंट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट जो है तीनों रिएक्शंस में वो अलग अलग है। पहली में है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी में है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और तीसरी में है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इथेनोइक एसिड को जब इन अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, खुद भी आप बना के देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इथेनोइक एसिड ब्रेक होता है CH3COO और H में, तो आप बता सकते हैं। पहली रिएक्शन पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे CH3COO कंबाइन हो जाएगा Na से, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट और वाटर। दूसरी में क्या बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से सेम ही प्रोडक्ट आएंगे, बस एक न्यू प्रोडक्ट और आएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में कार्बन है वहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है। बिल्कुल इसी तरह से तीसरी रिएक्शन देखें तो उसके भी प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन से ही मैच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह से इन तीनों ही रिएक्शंस में हमने देख लिया कि सीधा इथेनोइक एसिड से सोडियम एसीटेट कैसे बनाया जाता है। इस रिएक्शन में एक फाइनल डिटेल छोटी सी और जानो कि इसका इस्तेमाल क्या है यहाँ पे सोडियम एसीटेट का। एक यूज़ तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं पिछली रिएक्शन में कि ये सोप के प्रिपरेशन में काम आता है, लेकिन एक दूसरा यूज़ भी इसका होता है विच इज़ टू न्यूट्रलाइज सल्फ्यूरिक एसिड वेस्ट स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स होती हैं जिसके अंदर वेस्ट जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आती है ये रिएक्शन। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको प्रॉपर्ली करिए। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट सेकंड कंपाउंड इथेनोइक एसिड के बारे में। पिछले पोर्शन में हमने जो सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन ये वाली करी थी, इसमें हमने देखा था कि कैसे एस्टर से बनता है सोप का मॉलिक्यूल विच वॉज CH3COO Na। इसी के बारे में अब कुछ मेन बातें और जानेंगे। एक तो ये सीखेंगे कि सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरी बात ये भी सीखेंगे कि सोप जो होता है वो कपड़ों को साफ करने के काम कैसे आ पाता है। तो पहले बात यहाँ पे करें सोप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ पे जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था CH3COO Na, यही सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट सोप के मॉलिक्यूल्स का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA या फिर RCOOK, विच मीन्स 2 थिंग्स। पहली बात तो ये कि सोडियम के अलावा यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, Na होगा या फिर K होगा। और दूसरी तरफ R का मीनिंग आप जानते होंगे, R शोज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, यानी कि सबसे छोटी यहाँ पे क्या हो जाएगी CH3 और उससे बड़ी क्या हो जाएगी C2H5, यानी कि C2H5COO Na ये भी एक सोप का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। या फिर उससे भी बड़ी चेन
C3H7 COONA, ये भी हो सकता है सोप का मॉलिक्यूल। बेसिकली हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सोप मॉलिक्यूल होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। या तो यहाँ पे सोडियम आएगा या पोटेशियम आएगा, और साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसमें जो चेन आएगी वो लंबी लंबी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी एक सोप मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जिसकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक तो हिस्सा उसमें होता है RCOO नेगेटिव वाला पार्ट, और दूसरा हिस्सा उसमें होता है लेट्स से Na+ आयन वाला पार्ट। इन दोनों ही आयन्स का नेचर एक दूसरे से अलग होता है। RCOO नेगेटिव जो आयन है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एंड, विच मीन्स नाम में ही डिटेल है, ये एक ऐसा एंड है जो पानी से दूर भागने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी तरफ जो डर्ट है यानी कि गंदगी है कपड़ों पे, उससे अटैच होने की क्षमता रखता है, उस पर चिपकने की। तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पे दूसरे एंड की बात करें यानी कि Na+ या फिर K+ आयन की बात करें तो वो है हाइड्रोफिलिक एंड। ये एक ऐसा एंड है जो पानी के पास जाने की क्षमता रखता है, पानी को पसंद करता है। ये हमने सीख लिया कि सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आ जाएं इस बात पे कि ये जो सोप का मॉलिक्यूल है ये कपड़ों को क्लीन करने के पूरे प्रोसेस में कैसे काम करता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि जब हम पानी के अंदर गंदे कपड़ों को डालते हैं तो अकेला पानी वहाँ पे काफ़ी नहीं होता है उन कपड़ों को साफ करने के लिए, है ना। ये बात तो हम सब जानते हैं, वरना हम सोप का यूज़ ही क्यों करते। इस बात के पीछे का रीज़न क्या है ये भी सोचो। कपड़ों के ऊपर जो गंदगी लगी है यानी कि डर्ट लगी है, उसका अपना जो नेचर है वो है दैट इट इज़ ऑयली इन नेचर, यानी कि वो चिपचिपी होती है। और जो भी चिपचिपी चीज़ें होती हैं यानी कि ऑयली चीज़ें होती हैं, उनका अपना नेचर ये होता है कि वो पानी के अंदर नहीं घुलती है, विच मीन्स कि ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। यही कारण है कि डर्ट भी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। कपड़ों पे जो गंदगी है वो पानी में नहीं घुलती है। इसी कारण से सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता। प्रॉब्लम को तो समझ लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम सब जानते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी के अंदर सोप को डाल लेते हैं, साबुन को डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी गंदे कपड़े हैं उनको इसी सोप के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। फिर इसी सॉल्यूशन को बहुत तेज़ स्पीड पे रोटेट करते हैं, हिलाते हैं, यूजिंग ईदर आर हैंड्स, या तो हाथ का इस्तेमाल कर लो या फिर वॉशिंग मशीन के थ्रू होता है ये काम। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमने सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसकी पूरी कारीगरी आती है। क्योंकि उसमें दो तरह के एंड्स थे, तो जितने भी सोप मॉलिक्यूल इस वक्त उस सॉल्यूशन के अंदर हैं वो सारे के सारे उनके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, यानी कि वो एंड्स जो पानी से दूर जाने की क्षमता रखते हैं और डर्ट के पास जाने की क्षमता रखते हैं। मेन पार्ट ये है, वो कहाँ जाएंगे, कपड़े पे जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डर्ट है, गंदगी है, वहाँ पे जाएंगे ये सारे सोप के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक एंड्स, और वो चिपक जाएंगे उन सारी जगहों पे। अच्छा, अब यही जो सारे सोप के मॉलिक्यूल्स गंदगी से चिपक चुके हैं, इनके दूसरी तरफ कौन सा एंड है, वहाँ पे है हाइड्रोफिलिक एंड, जो पानी के साथ जाने की क्षमता रखता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब क्या होगा, जब यही पूरा सॉल्यूशन तेज़ी से रोटेट होगा तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है यानी कि जो पानी की तरफ जाने की क्षमता रखते हैं, वो खींच के ले जाएंगे अपने पूरे मॉलिक्यूल को, और साथ में क्योंकि ऑयल अटैच्ड है वहाँ पे, तो ऑयल को भी खींच के ले जाएंगे। तो इस तरह से ये सारा ऑयल किस में चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स। कितने कमाल का डिज़ाइन है सोप मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पूरे दुनिया भर में। ये हमने सीख लिया कि कपड़ों को कैसे साफ़ किया जाता है सोप सॉल्यूशन की मदद से। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। इसके नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो है कुछ इस प्रकार से। ये है पहली शीट और ये है दूसरी शीट। 80% चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। ब्रेक लेना है तो यहाँ पे ले लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं चैप्टर के फाइनल टॉपिक की तरफ। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जो हर साल पूछी जाती है, एलोट्रोपी। इसके बाद कवर करेंगे एक लेस इम्पॉर्टेंट पोर्शन, 3 अमॉर्फस फॉर्म्स जो हैं उनके अपने अपने फॉर्मेशन प्रोसेस क्या हैं। और फाइनली हम टॉपिक को क्लोज करेंगे बाय स्टडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरी। 3 ऐसे कंपाउंड जिससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर साल बनता ही है। इन्हीं सारी बातों पे हम बात करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को फ्रॉम द फर्स्ट पोर्शन, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी को डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। कोई एक एलिमेंट जब एक से ज़्यादा रूप के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, सच दैट ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
इस तरह से कि हर एक जो फॉर्म है उसकी जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि वो दिखाई कैसा देता है, वो सबकी अलग अलग है। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन फॉर्म्स की, यानी कि जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ से, वो सिमिलर हैं काफ़ी हद तक। सेम नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल लें एलोट्रोपी का, तो हम यहाँ पे कार्बन एलिमेंट के एलोट्रोप्स को देख सकते हैं, जैसे कि कोल और चारकोल। ये दोनों ही जो फॉर्म्स हैं ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। फिर ग्रेफाइट और डायमंड भी एग्जाम्पल हो जाते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स के। इनके बारे में डिटेल में आगे चल के बात करेंगे टॉपिक में। एक फाइनल पॉइंट इसमें ये देखो कि एलोट्रोपी को हम पढ़ते क्यों हैं। एलोट्रोपी का इंपॉर्टेंस इस बात में है कि जितनी भी फॉर्म्स बनेंगी, एलोट्रोप्स बनेंगे किसी एक एलिमेंट के, जैसे यहाँ पे आया कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, इन सबकी ही प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। ये मेन नेचर हो गया एलोट्रोपी का। और इसी कारण से ये जितनी भी फॉर्म्स हैं इन सब की अपनी अपनी एप्लीकेशंस, यानी कि जहाँ पे ये इस्तेमाल होंगी रियल लाइफ में, वो भी अलग अलग ही होंगे। कोयला कहीं इस्तेमाल होगा, चारकोल कहीं और इस्तेमाल होगा, ग्रेफाइट कहीं और डायमंड कहीं और। यानी कि हर एक जो फॉर्म है उसका अपना एक इंपॉर्टेंस हो गया, कुछ रेलेवेंस हो गया। यही कारण है कि हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। ये हमने जान ली एक बेसिक बात एलोट्रोपी के बारे में। बात को आगे बढ़ाएं तो एलोट्रोप्स जो होते हैं वो दो में से किसी एक तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो होती है वो फॉर्म जिसमें किसी चीज़ का जो शेप है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, वो बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के ही एलोट्रोप कोल को लें तो उसका जो वहाँ पे शेप है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, कुछ इस प्रकार से। इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए देखो कि इन सब का शेप अलग अलग है, कभी फिक्स नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से एक और फॉर्म है कार्बन के एलोट्रोप की, चारकोल। उसके शेप होते हैं कुछ इस प्रकार से। ये भी अगेन हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग होते हैं, इनमें कोई फिक्स फॉर्म नहीं है। किसी भी एलिमेंट की अलग अलग तरह की ऐसी ही सभी फॉर्म्स को जिनका क्लियरली डिफाइंड शेप ना हो, उन्हें कहा जाता है एमॉर्फस फॉर्म्स। इसके बाद दूसरी तरह की जो फॉर्म्स हैं वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, खुद भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जिनका अपना एक क्लियरली डिफाइंड शेप या फिर फॉर्म होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उनका वो बिल्कुल क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स की ही बात करें तो वहाँ पे जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस हिसाब से, और इस बार ये है फिक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसी तरह से ग्रेफाइट भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, और इसका भी शेप यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। ऐसी ही सारी फॉर्म्स को कहा जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। इस तरह से हम ये सीख लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो एलोट्रोप्स हैं वो कौन सी दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहले तरह की फॉर्म्स एमॉर्फस फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की 3 एमॉर्फस फॉर्म्स की बात करेंगे। इन सबके जो अपने अपने फॉर्मेशन के प्रोसेस होते हैं कि ये बनती कैसे हैं, इनको सीखते हैं। सबसे पहली फॉर्म यहाँ पे है कोयला, यानी कि कोल। बनता ये कैसे है, प्लांट जब मर जाते हैं तो जब उसके बाद वो सड़ने लगते हैं, और ये काम जब लाखों साल तक होता है, उसके बाद जब वो ज़मीन में दबे रहते हैं तो जो उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, जितने ज़्यादा वो दबते जाते हैं, तब फाइनली जाके कहीं बनता है कोयला, यानी कि कोल। इस्तेमाल ये होता है बेसिक एरियाज़ में, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है वो है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन के रूप में ये इस्तेमाल हो सकता है, जिसके अपने अलग अलग एरिया में यूजेस हो सकते हैं। कोल के बाद चलें दूसरी और तीसरी फॉर्म्स पे, तो ये दोनों ही फॉर्म्स बनती हैं एक ही चीज़ से, और वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो कि इस केस में होता है वुड, यानी कि लकड़ी। लकड़ी को जब जलाया जाता है इनकम्प्लीट फॉर्म में, पूरी तरह से नहीं जलाना है, इनकम्प्लीट जलाना है, तो वो वहाँ पे दो चीज़ें देती है। उसका एक होता है सॉलिड फॉर्म, जो कि दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, नाम इसका होता है चारकोल, और इस्तेमाल ये हो सकता है इन द एरिया ऑफ हीटिंग या फिर कुकिंग। अलग अलग चीज़ों को गर्म करने या फिर खाना जो पकाते हैं उस काम में भी आ सकता है फ्यूल के तौर पे। वहीं पे लकड़ी को जला के जो दूसरी चीज़ है वो है वो चूरा, पाउडरी सब्सटेंस जो कि रह जाता है, उसको कहा जाता है लैम्प ब्लैक। दिखाई ये देता है कुछ इस तरह से। इस्तेमाल इसका भी हो सकता है अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि शू की जो पॉलिश होती है उसके एरिया में इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो प्रिंटिंग इंक होती है, प्रिंटर्स के अंदर जो इंक इस्तेमाल होती है वो भी लैम्प ब्लैक से ही बनती है। इस तरह से हम सीख लेते हैं कार्बन की अलग अलग जो एमॉर्फस फॉर्म्स हैं उनका अपना बनने का तरीका क्या है और वो किस किस एरिया में इस्तेमाल हो सकती हैं। एमॉर्फस फॉर्म्स के बाद अब चलें अगली फॉर्म्स पे, तो आ जाती हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। कार्बन की जो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे 3 फॉर्म्स होती हैं, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। पहली फॉर्म यहाँ पे आती है ग्रेफाइट।
इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्लम्बागो, इसको भी ध्यान कर लो। फिजिकली यानी कि देखने में कैसी होती है उससे रिलेटेड बात करें तो ये ब्लैक ग्रे कलर की होती है, और वहीं पे जो इसका टेक्सचर होता है यानी कि छूने में कैसी होती है वो ये होती है सॉफ्ट और ग्रीसी, यानी कि चिकनापन होता है एक इसमें। एग्जाम्पल इसका देखें तो ग्रेफाइट जिस एरिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है पेंसिल की लेड। जितनी भी दुनिया में पेंसिल हैं उन सब के अंदर जो लेड है वो ग्रेफाइट से ही बनती है। सबसे मेन सवाल जो ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाता है वो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो इसका अपना ढांचा है वो कैसा होता है। इसको स्टेप वाइज सीखते हैं। सबसे पहले तो किसी एक कार्बन एटम को अगर हम दिखाएं एक डॉट के फॉर्म में और इससे कनेक्ट कर दो 3 अलग अलग कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स। अब यही जो हमने फॉर्मेशन किया, एक कार्बन एटम को 3 कार्बन एटम से अटैच किया, इसी काम को जब रिपीट करते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ इस तरह से हेक्सागन के रिंग्स, यानी कि 6 साइड वाले स्ट्रक्चर्स कई सारे हमें मिल जाते हैं और इनको जोड़ के बन जाती है एक पूरी लेयर, एक प्रॉपर लेयर के जैसे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। इसके बाद कार्बन जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी वैलेंसी होती है कितनी 4, लेकिन अभी उससे बॉन्ड्स कितने अटैच हुए हैं सिर्फ 3, यानी कि 4th बॉन्ड अभी भी बाकी है। और यही 4th बॉन्ड जो कार्बन का है वो अटैच होता है एक दूसरी लेयर पे आते कार्बन एटम से, कुछ इस प्रकार से। और इसी चीज़ को जब हम रिपीट करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे जो 4th बॉन्ड है वो ये वाले हैं सारे। तो इस तरह से ये सारे 4th जो बॉन्ड्स हैं अलग अलग कार्बन के वो यहाँ पे दूसरी लेयर से अटैच हो गए हैं, और ऐसे ही लेयर बाय लेयर यहाँ पे आती जाती हैं। तो कोई भी जो 2 लेयर हैं उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। नाम इन फोर्सेस का ध्यान रख लो, इनको कहा जाता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस। अलग से नाम क्यों दिया है इन फोर्सेस को? क्योंकि इन फोर्सेस की मदद से ही ग्रेफाइट का जो अपना नेचर है, जो उसका मेन काम है वो आता है। काम वो ये है कि पेंसिल की जो लेड होती है वो इसी तरह से काम करती है। जब हम पेंसिल की लेड को पेपर पे रख के पुश करते हैं, यानी कि उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो वहाँ पे पेपर पे रह जाती है, स्लिप हो जाती है, और इस तरह से पेपर पे मार्क रह जाता है, एक निशान छूट जाता है। यही कारण है कि जब हम पेंसिल की लेड से पेपर पे लिखते हैं तो वो वहाँ पे पेपर पे लिखने का काम करती है। कितना बढ़िया उदाहरण है इस चीज़ का कि किसी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किस चीज़ में काम आता है उस चीज़ को डिसाइड कर रहा है। ये हम सीख लेते हैं कार्बन की पहली क्रिस्टलाइन फॉर्म ग्रेफाइट के बारे में। कार्बन के सेकंड क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखने में परफेक्टली ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होती है, यानी कि अपारदर्शी होती है और इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। एक और हिंट दे इसका, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है वर्ल्ड वाइड इन द एरिया ऑफ कटिंग हार्ड सब्सटेंसेस। हार्ड चीज़ों की कटिंग के अंदर इसी चीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लेवल पे होता है। अब तक आप शायद गैस कर चुके होंगे, नाम इसका होता है डायमंड, यानी कि हीरा। सवाल अब ये आता है कि डायमंड के अंदर ये वाली एबिलिटी कि वो हार्ड चीज़ों को कट कर सकती है, ये कहाँ से आती है? आंसर इसका छुपा है इसके स्ट्रक्चर, यानी कि इसके ढांचे के अंदर। डायमंड के अंदर हर एक जो कार्बन एटम होता है वो 4 और कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, और यही जो एक बेस स्ट्रक्चर बना ये आगे भी रिपीट करता चला जाता है। और ऐसा जब पूरे डायमंड के स्ट्रक्चर में रिपीट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि डायमंड के अंदर इतने सारे कनेक्शंस आ गए हैं कि उसमें एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। यही कारण भी है कि अगर हम डायमंड को ब्रेक करने की कोशिश करें, उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो उस काम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। विच इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक सवाल भी है जो पूछा जाता है दैट वाई इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड वेरी हाई। ये हमने सीख लिया कार्बन की सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म डायमंड के बारे में। कार्बन के तीसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। दिखाई देता है ये कुछ ऐसा। नाम इसका होता है फुलरीन, और एक दूसरा नाम भी इसका है बकमिंस्टर फुलरीन। एक छोटी सी कहानी है इंटरेस्टिंग सी। बकमिंस्टर फुलर नाम का एक आदमी था जिसने इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस होती हैं उसके जब हॉल्स बनाए थे वो इसी स्ट्रक्चर की तरह बनाए थे, तो उसी के नाम पे ये वाला नाम पड़ गया है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो बड़े ही एक पॉपुलर स्पोर्टिंग गुड से मैच करता है ये, और वो है फुटबॉल। बिल्कुल इसी तरह के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है फुटबॉल। स्ट्रक्चर ये बनता है हेक्सेन और पेंटेन शेप्ड रिंग से। इसको ध्यान से अगर आप देखो तो बीच की जो एक रिंग है वो है पेंटेन, यानी कि उसके अंदर है 5 साइड्स, और उन्हीं 5 साइड से जो कनेक्टेड रिंग्स हैं वो सारे के सारे हैं हेक्सागनल रिंग्स, यानी कि वो सब हैं हेक्सागन्स। उनके अंदर कितनी साइड्स हैं? 6। यही पूरी चीज़ जब रिपीट होती है तब जाके जो एक मॉलिक्यूल बनता है इसका पूरा, उसके अंदर टोटल आते हैं 60 कार्बन एटम्स जो कि ज्वाइंट होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से। तब कहीं जाके बनता है फुलरीन का स्ट्रक्चर।
एक इंटरेस्टिंग बात और है इसके एप्लीकेशन के बारे में कि ये इस्तेमाल हो सकता है एज एन एंटी एजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स की जो पूरी दुनिया है, अपनी पूरी दुनिया भर में एक क्रीम है बड़ी ही पॉपुलर, एंटी एजिंग क्रीम। नाम ही बड़ा फैसिनेटिंग है इसका कि आपकी जो एज है उसको धीरे कर देगी। बेसिकली करती ये है कि जो आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जो झुर्रियाँ आती हैं, उसको स्लो डाउन कर देती है ये। इस क्रीम के अंदर भी यही फुलरीन के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है। ये हमने जान लिया कार्बन की तीसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म फुलरीन के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है पूरी तरह से कंप्लीट। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्रॉपर्ली यहाँ तक पहुँचे हैं तो वेरी वेरी वेल डन टू यू। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और फुल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक सिंगल सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।